हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और इसमें हमने राज्यसभा को देखा था और राज्यसभा से इम्पोर्टेंट उसके फैक्ट्स थे और जो अनुच्छेद थे वो सारे हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम लोकसभा पढ़ेंगे और लोकसभा के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लोकसभा। ये लोकसभा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो हम इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से क्या क्या ऑब्जेक्टिव इन चैप्टर से बन सकते हैं, तो वह सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट संसद, तो संसद के 3 अंग बताए गए थे, 3 एलिमेंट थे। एक प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो प्रेसिडेंट को हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्लियामेंट 79 आर्टिकल 79 भारतीय संविधान का, उसमें पार्लियामेंट का बताया गया पार्लियामेंट के बारे में। तो उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा को हमने आर्टिकल 80 में देखा था। और आज बात करें लोकसभा की, तो आर्टिकल 81। तो आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है और यह बताता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की अगर कंपोजिशन की बात करें तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से भी जानते हैं और इसको निम्न सदन या निम्न सदन के नाम से, इसको लोअर हाउस के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर लोकसभा की संरचना की बात की जाए तो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट्स होंगी, तो मैक्सिमम सीट्स 550 होंगी। जो मैक्सिमम सीट लोकसभा में होंगी वह 550 होंगी। अगर बात करें पहले की, तो पहले क्या था, अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले क्या था कि लोकसभा में जो सीटें थी वो 550 + 2 = 552 थी। अगर 2020 से पहले की बात करें तो 550 + 2, तो 552 टोटल सीट्स थी, जिनमें से 2 क्या थे, 2 एंग्लो इंडियन थे, 2 एंग्लो इंडियन थे। और इनको क्या करते थे, जो एंग्लो इंडियन है, आर्टिकल 331, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे। जैसे राज्यसभा में आर्टिकल 80 में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, वैसे ही लोकसभा में 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे। अगर चूँकि इनको जो नॉमिनेट करते थे वह इसलिए करते थे क्योंकि जब ब्रिटिश भारत था और उसके बाद भारतीय संविधान बना, भारत जब आज़ाद हुआ, तो कुछ अंग्रेज़ थे वो भारत में रह गए थे। तो इनका भी अपना मतलब एक जनसंख्या थी। तो वही जनसंख्या के आधारों को देखते हुए 2 एंग्लो इंडियन या 2 सीट जो एंग्लो इंडियन के लिए थी वह रिजर्व की गई थी। तो 2020 में इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर 2020 से पहले की बात की जाए, 104वें संविधान संशोधन पहले से, तो 552 सीट्स थी, लेकिन अभी कितनी है वर्तमान में, 550। तो यह एक करंट का भी क्वेश्चन है। तो अभी वर्तमान में लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स 550 होंगी। अगर बात की जाए मैक्सिमम सीट्स की, तो मैक्सिमम सीट्स 550 हो गई। अगर इनका 550 का अगर हम डिवीज़न देखें कि 550 किस अकॉर्डिंग, किस बेस पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 550 की बात की जाए तो 550 में से 530 सीट्स, 550 में से 530 सीट्स जो हैं यह स्टेट्स को दी गई हैं, राज्यों को दी गई हैं, और 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज़ को दी गई हैं। तो 550 में से 530 सीटें, 530 सीटें स्टेट्स को दी गई हैं, राज्यों को दी गई हैं, और 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज़ को दी गई हैं। तो अभी यहाँ से होता क्या है कि 530 सीटें राज्यों से, तो 530 सीटें जो है स्टेट से, तो 530 सीटें आती हैं, आज भी आती हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी से मात्र 13 सीटें भरी जाती हैं। जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनसे 13 सीटें भरी जाती हैं। तो यहाँ से 7 सीटें जो हैं, जो 7 सीट हैं वह JNK के लिए खाली कर रखी हैं। एक्चुअली 7 सीटें JNK को क्या है, आवंटित हैं, बट रखी हैं। लेकिन जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके बेस पे क्या है, ये जो 7 सीटें हैं वह खाली रह जाती हैं। तो अगर बात की जाए 550, तो 550 में से 530 स्टेट्स के लिए
और 20 यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। लेकिन यहाँ से 20 ना आकर कितनी आती हैं, 13 आती हैं। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 530 प्लस 13 इक्वल्स टू 543। 543 वर्तमान में है। अगर 2020 से पहले यहाँ भी बात की जाए, अगर 2020 से पहले यहाँ भी बात की जाए तो 2 सीटें, क्यों 2 सीटें तो रिजर्व थी किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। तो यह 545 हुआ करता था, तो यह 545 हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, इन 2 सीटों को भी हटा दिया गया है। तो अभी कितनी है वर्तमान में, 543 सीटें क्या हैं, 543 सीटें वह हैं जो भरी जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम अलॉटेड कितनी है, मैक्सिमम अलॉटेड 550 हैं। तो यहाँ प्रश्न 2 तरह से पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। अगर मैक्सिमम सीट्स की बात करें तो वह 550 हैं, और यह पूछे कि कितनी सीटें भरी जाती हैं तो वह 543 होगा। तो हमने इसको लोकसभा की संरचना को देखा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स 550, और पहले बात की जाए तो 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन इजिकल टू 552 मैक्सिमम थी। 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में। इसके द्वारा क्या किया गया, जो 2 सीटें थीं, अनुच्छेद 331, तो अनुच्छेद 331 में जो राष्ट्रपति को पावर थी कि वह 2 सीटें किसको, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करे, तो वह हटा दिया गया है। तो अभी सीटें 530 प्लस 13 यूनियन टेरिटरी से इक्वल्स टू 543। तो अब बात करते हैं कि लोकसभा का निर्वाचन होता कैसे है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है वह कैसे होता है। तो जो लोकसभा का इलेक्शन है वह क्या है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो जो हम वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, तो लोकसभा के लिए हम वोटें करते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा की सीटों के लिए। तो लोकसभा की सीटों के लिए क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और अभी हमने देखा था कि 530 सीटें जो हैं राज्यों से भरी जाती हैं और 13 यूनियन टेरिटरी से भरी जाती हैं। तो अब राज्यों की सीटों की बात करें कि राज्यों से जो सीटें होती हैं, जो राज्यों से निर्वाचन होता है लोकसभा के लिए, वह किस तरह से होता है। तो जो राज्यों से निर्वाचन होता है लोकसभा के लिए वह 2 बेस पर होता है। एक तो डायरेक्ट वोटिंग होती है। वोटिंग कैसी होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है। मतलब जो आम आदमी है या कॉमन जनता है वह क्या है, जो सिटीजन है, कॉमन सिटीजन है, वह क्या है, वोट देने जाता है। तो आपने भी कई बार वोट दिया होगा। तो लोकसभा के लिए डायरेक्ट हम वोट देते हैं। तो लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनके लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है। और वोटिंग कैसी होती है कि 18 ईयर प्लस का जो व्यक्ति होता है वह वोट देने जाता है। तो यह क्या है, एडल्ट वोटिंग है, अर्थात वयस्क मताधिकार होता है। तो राज्यों से बात की जाए तो डायरेक्ट वोटिंग और वयस्क मताधिकार, अर्थात 18 प्लस का जो है वह क्या है, वोट देने जाता है। अगर बात की जाए कि यूनियन टेरिटरी से किस प्रकार से होता है, तो यूनियन टेरिटरी से क्या है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वह कोई विधि बनाती है, वह कोई कानून बनाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनकी वोटिंग होती है। तो यहाँ पूछा जाए कि राज्यों से किस तरह से होती है, तो राज्यों से डायरेक्ट वोटिंग होती है और 18 प्लस का बंदा वोट देता है, अर्थात वयस्क मताधिकार होता है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी से पूछा जाए तो यूनियन टेरिटरी से क्या है, जो पार्लियामेंट है वह कानून बनाती है कि किस तरह से लोकसभा के लिए इनकी इलेक्शन होगा। तो हमने लोकसभा का निर्वाचन देखा कि किस तरह से लोकसभा का निर्वाचन होता है। अब बात करते हैं कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनका अलॉटमेंट कैसे होती हैं। तो मतलब अलग अलग राज्य हैं तो हम इनके डेलीमिशन की बात करेंगे, इनका परिसीमन की बात करेंगे कि लोकसभा की सीटों का परिसीमन क्या है, डेलीमिशन क्या है। क्योंकि हमें पता है जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या है, राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों की क्या है, जो मेंबर्स हैं वह जाते हैं। तो अब हमें पता है जो राज्य हैं उनमें अलग अलग पॉपुलेशन है, किसी राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई राज्य छोटा है उसकी पॉपुलेशन कम है। तो जो भी वोटिंग जो इनको जो सीटों का अलॉटमेंट होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है, पॉपुलेशन के आधार पर इनका सीटों का अलॉटमेंट होता है। तो अगर सीटों के अलॉटमेंट की बात की जाए कि राज्यों से सीटों का अलॉटमेंट कैसे होगा, तो इनका जो परिसीमन है, डेलीमिशन है, वह 2 तरह से होता है। तो इनका डेलीमिशन 2 तरह से होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले यह डिसाइड किया जाता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग राज्य हैं, उनकी पॉपुलेशन अलग अलग है। तो सबसे पहले यह डिसाइड किया जाता है कि जो राज्य हैं, टोटल राज्य, जो टोटल स्टेट्स हैं,
तो सबसे पहले यही डिसाइड किया जाता है कि जो टोटल स्टेट्स हैं उनमें से हर स्टेट से कितनी कितनी सीटें होंगी। तो यह डिसाइड किया जाता है कि हर स्टेट से कितनी कितनी सीटें होंगी। तो यह किसके बेस पे किया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है और पॉपुलेशन के बेस पे क्या होता है, इनका बंटवारा होता है, सीटों का अलॉटमेंट होता है। तो यह क्या है, ये प्रोपोर्शनल जनसंख्या पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल क्या है, इनकी सीटें दी जाती हैं। और इनका काम कौन करता है कि कितनी सीटें किस स्टेट के लिए होंगी, तो यह डेलिमिशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग द्वारा यह क्या है, निर्धारित किया जाता है। तो जब यह निर्धारित किया जाता है कि सबसे पहले कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, तो वह परिसीमन कहलाता है, या वह डेलिमिशन क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल डेलिमिशन। तो लॉन्गिट्यूडनल डेलिमिशन में क्या है, सबसे पहले यह डिसाइड किया जाएगा कि किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी। तो जब राज्यों के पास सीटें कर दी गई, तो राज्य भी बहुत बड़े होते हैं। तो जब राज्य बड़े होते हैं तो राज्यों में क्या है, स्टेट्स में क्या है, छोटे छोटे क्या है, निर्वाचन जो उनकी जो जगह होती हैं, क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वो जो होती हैं इनकी, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। तो फिर क्या किया जाता है, तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि किस राज्य के पास कितनी सीटें होंगी। फिर हम बात करते हैं कि राज्यों में फर्दर क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, कि उनमें कितनी कितनी सीटें दी जानी चाहिए। अब मान लिया जाए यूपी है, तो यूपी में यूपी राज्य के लिए सबसे पहले डेलिमिशन कमीशन ने क्या है, सीटों का बंटवारा कर दिया कि आपको इतनी सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं। अब बात की जाएगी यूपी में अलग अलग स्टेट में क्या है, उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हैं, तो उनको हर असेंबली के लिए या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितनी सीटें होंगी, यह फर्दर डिसाइड किया जाता है। तो यह जो फर्दर डिसाइड किया जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितनी सीटें होंगी, वह कहलाता है हॉरिजॉन्टल डेलिमिशन, अर्थात क्षैतिज परिसीमन यह होता है। तो सबसे पहले देखा हमने कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण। तो जब लोकसभा में सीटों का निर्धारण आएगा तो वह क्या है, तो वह सबसे पहले किस बेस पे की जाएगी कि जो प्रत्येक राज्य हैं उनके बीच क्या बनी रहे, एक रूपता बनी रहे, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। तो इसमें एक रूपता बनी रहे, इसलिए क्या है, जनसंख्या के आधार पर इनका क्या होता है, सीट्स का डिवाइड होता है लोकसभा के लिए। फिर बात की जाएगी, तो जब यह सीट्स का डिवाइडेशन होता है, अलॉटमेंट होता है राज्य के लिए, तो वह क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले डिसाइड जो किया कि किस राज्य के लिए कितनी सीटें, तो वह कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल डेलिमिशन। और यह हर चीज़ किस बेस पे होती है, पॉपुलेशन के बेस पे। फिर फर्दर यह डिसाइड किया जाएगा कि वह राज्य, अब राज्य को तो मिल गई सीटें, अब उस राज्य के अंदर भी क्या है, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें क्या है, उनमें किसके लिए कितनी सीटें होंगी, यह कहलाता है क्षैतिज परिसीमन, अर्थात हॉरिजॉन्टल डेलिमिशन। अगर बात की जाए यहाँ पे यूपी की, तो यूपी से समझते हैं। तो यूपी में क्या है, मान लिया यूपी में मैक्सिमम सीटें कितनी है, लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं। हमने पढ़ा था राज्यसभा के लिए भी यूपी में सबसे ज़्यादा 31 थी, और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा किसके पास होंगी, यूपी के पास ही होंगी, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यूपी में जब 80 सीटें हैं, तो सबसे पहले यह डिसाइड किया गया कि लोकसभा के लिए यूपी को कितनी सीटें दी जाएंगी, 80। तो यह क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डेलिमिशन, मतलब लंबवत परिसीमन। अब फर्दर यह 80 सीटें यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में असेंबली के हिसाब से डिवाइड की जाएंगी। तो जब फर्दर यूपी में ये 80 सीटों का डिवाइडेशन हुआ कि किसको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी किस किस जगह के लिए, तो यह कहलाता है हॉरिजॉन्टल परिसीमन, अर्थात हॉरिजॉन्टल डेलिमिशन। उम्मीद करता हूँ यह आपको जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स है वह समझ आया होगा। तो चूंकि हमने बात की थी कि यह किसके बेस पे की जाता है, तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन के बेस पे की जाती हैं। तो पॉपुलेशन के बेस पे की जाती हैं, तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि वह पॉपुलेशन किस साल की काउंट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होता है, पॉपुलेशन काउंट होती है, जनगणना होती है। जब सेंसस होता है हर 10 साल पे, तो उसमें क्या बताया गया कि जो पॉपुलेशन है भैया वह 1971 की काउंट होगी।
तो जो सीटों का बंटवारा है वो 1971 की पॉपुलेशन पे होता है, न कि जैसे अभी 2011 में जनगणना हुई थी तो उस बेस पे नहीं होता। 2011 के बेस पे ना होगा, क्या है 1971 की पॉपुलेशन पे होता है। कब तक होगा ये? 2026 तक। जब तक कि 2026 की जनगणना के क्या है आंकड़े ना आ जाएं, जब तक कि क्या है 2026 में जनगणना ना हो जाए तो 2026 तक यह क्या माना जाएगा कि 1971 की पॉपुलेशन, जितनी 1971 में पॉपुलेशन थी उसी के बेस पे सीटों का बंटवारा होगा। अगर बात करें लोकसभा से रिलेटेड कुछ अन्य आर्टिकल्स जो महत्वपूर्ण हैं तो वह 330। तो आर्टिकल 330 81 में हमने देखा लोकसभा का कंपोजिशन, 81 में देखा लोकसभा का कंपोजिशन, और 331 में क्या देखा था कि 2 एंग्लो इंडियन का क्या है, 2 एंग्लो इंडियनों को कौन राष्ट्रपति करता था, किसमें? लोकसभा में नॉमिनेट करता था। लेकिन 104th अमेंडमेंट 2020 में हुआ और उसमें क्या कर दिया गया, जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 330 की बात करें अब, तो 330 में अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या है लोकसभा में किस तरह से सीटों का बंटवारा है, तो 330 में भी क्या बताया गया है कि लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। तो जो सीट्स हैं उनका आरक्षण क्या है लोकसभा में, SC ST की जो समुदाय हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनका जो समुदाय है उसके लिए क्या है सीटों के बंटवारे की बात की गई है। तो जब मूल संविधान बना था तो इसमें क्या किया गया था कि जो निचले वर्ग थे या पिछड़े वर्ग थे उनको क्या है बराबर पे लाने के लिए, जो उच्च वर्ग थे उनके बराबर पे लाने के लिए क्या किया गया था, संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान दिया था कि जो निचले जो पिछड़े हुए ST SC हैं उनको क्या है बराबर पे लाया जाए। तो इनके लिए 10 साल के लिए क्या था सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो 10 साल के लिए सीटों के रिजर्वेशन की बात किस में की गई थी, लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई थी। तो अगर हम आरक्षण को देखें तो आरक्षण हमने पूरे संविधान में 2 जगह देखा है, एक अनुच्छेद 15 और 16 में देखा था। जब किसकी बात की गई है वहाँ आरक्षण में, शिक्षा के लिए आरक्षण की बातें की गई हैं। मतलब शिक्षा में आरक्षण क्या कि उनको क्या है शैक्षिक स्तर को उनके को सुधारना है। और एक बात कहाँ की गई है आर्टिकल 330, तो 2 जगह देखा, एक आर्टिकल 330 और एक 15-16 में देखा। तो 15-16 में शिक्षा के आधार पर था, लेकिन 330 में क्या है लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात है, किसके लिए? SC ST के लिए। तो हम हमेशा बोलते हैं ना, हमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बार उसमें रहता है न्यूज़ में कि 10 साल के लिए फिर आरक्षण बढ़ाया गया। तो वास्तव में जो ST और SC के लिए आरक्षण था, जो ST और SC के लिए जो रिजर्वेशन था वह लोकसभा में रिजर्वेशन की बात की गई थी, ना कि एजुकेशन के मामले में और नौकरियों के मामले में। और आजकल क्या है उसी चीज़ को क्या है इंटरप्रेट गलत किया गया और वह नौकरियों में जाने लगा। तो वास्तव में जो बात की गई थी आरक्षण की वह कहाँ बात की गई थी, लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई थी। तो वह क्या था मूल संविधान में 10 वर्षों के लिए इसका प्रावधान था कि जब संविधान बना था उसके बाद क्या था 10 वर्षों के लिए यह रिजर्वेशन की बात की गई थी। लेकिन फिर क्या है इसको बढ़ाते गए। तो 95 अमेंडमेंट हुआ था, 95 अमेंडमेंट में इसको कब तक कर दिया गया था, 2020 तक कर दिया गया था कि 2020 तक क्या रहेगा सीटों का आरक्षण रहेगा लोकसभा में, किसके लिए? SC और ST के लिए। और अभी क्या है 104th अमेंडमेंट हुआ 2020 में, 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ और इसको अब कब तक बढ़ा दिया है 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो हर बार इसको क्या है 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 2020 तक था 95 अमेंडमेंट से, और 104th अमेंडमेंट हुआ इससे बढ़ाकर इसको क्या कर दिया गया है 2030 तक। कि 2030 तक क्या है ST और SC के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण रहेगा। और इसी संविधान संशोधन से 104वें से जब इसको बढ़ाकर 2030 किया गया, वहीं आर्टिकल 331 जो था जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो थे उनको नॉमिनेट करता था, उसको रद्द कर दिया गया और हटा दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ यह लोकसभा से आपको जो चीज़ें हैं यह समझ आई होंगी और एक बेहतर समझ जो है विकसित हुई होगी। तो बाकी चीज़ें लोकसभा की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।